हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पॉपुलर है अभी। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो रीसेंट टाइम में ऑलमोस्ट यू कैन से जो पहुंच गया है एट द लेवल ऑफ 80 रुपीज समथिंग, ओके, विच इज़ दी लोवेस्ट एवर। ओके, वो अलग बात है। आज के रेट की अगर बात करेंगे दैट इज समथिंग अराउंड 79 रुपीज पर डॉलर। बट देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए, आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा रुपी है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्यों गिर रही है। नॉर्मली हम एक वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। डेप्रिसिएशन मीन्स मूल्यह्रास, कि हमारे रुपए की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में यानी कि उसके मूल्य में कमी होती जा रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ ये बात करने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ देखिए, आपके साथ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा इंडियन रुपी है पास्ट में उसकी क्या वैल्यू थी। ठीक है, और किस तरह से उसकी वैल्यू विद टाइम कम हुई है, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले टाइम में क्या हमारा रुपी इंप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। और अगर इंप्रूव होगा तो क्या कभी हम 50, 40, 30, 20 या उससे भी कम लेवल पे कभी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे डिस्कशन का बेस आज का ये है। देखिए, नॉर्मली जब ये टॉपिक मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, सो आई एम टेकिंग अराउंड 7 to 8 आवर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि विद इन हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर I will be able to give you an insight regarding this कि why the rupee is basically falling and why the rupees keep on losing its value. Okay, so let's start discussing about it. आप लोग जानते हैं that Unacademy is the largest learning platform over the in the online mode. So if you want to join, you can join here. And why you need to choose Unacademy, you know this thing. Toppers decided to take classes here, so you also need to choose Unacademy to get the best out of best. Then you can simply choose the best educators as per your liking, as per your weakness area. Then you can simply follow us on the Telegram channel and on the community link on the Unacademy app. Then currently 20% off is going on, so you can use my code PGUPSC to get 20% off. So for the 24 months course for the Iconic, where you will be able to access all the courses, you will get around, you need to pay only 95,685 rupees after discount, and you will save around 23,921. And for the plus courses, if you will simply go for 24 months course, then you need to pay only 62,282 and you will save around 15,570 rupees. Okay, then the batches are going to start from 15th of September in the bilingual and moreover in the Hindi medium batches. Okay, then UPSC Combat is going on. The top 1000 rank, so it was earlier 500, now you can say up to 1000 rank people, they will be able to get the scholarship up to 50%, 30%, and moreover 25% as per your ranking, so you can enroll for it. And then 2023 mains test series has been started and from September 11, so you can simply enroll for it to get the best guidance. And then Iconic subscription benefit, you know this, you will be able to get one-to-one mentorship and the other things you will be able to get. And in case you have been facing any kind of financial difficulty and you need help, then you can simply opt for the 0% EMI plan and you can call on the given number. Okay, now let's come to our topic. अब देखिए, यहाँ पे अगर हम रुपी और डॉलर की वैल्यूएशन की बात करें तो आज की मैं आपको एक्सचेंज रेट बताऊं, सो दैट इज अराउंड 79 रुपीज 4 पैसा समथिंग। नाउ अराउंड यू कैन से 8 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर, द रुपी वाज वैल्यूड एट 60 रुपीज और यू कैन से 61 रुपीज समथिंग। तो आप कह सकते हैं पिछले 8 साल में रुपी की वैल्यू ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास कम हो गई है। दैट मीन्स द रुपी हैज बिन डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 20 रुपीज। अगर देखिए यहीं पे इसको परसेंटेज की बात करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इन अ वे वी कैन से दैट रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट यू कैन से 33% इन इट्स वैल्यू इन द लास्ट 8 years। यू कैन से द करंट ईयर गवर्नमेंट वर्किंग। अगर आप 2007 की बात करेंगे, सो रुपी वाज एट 40 रुपीज समथिंग, तो 40 से 60 आ गए, तो आप कह सकते हैं उस टाइम 7 years के अंदर रुपी की वैल्यू ऑलमोस्ट 50% से कम हुई थी। Okay, then after that if we talk about September 2000, then the rupee value was 45.06, comparatively better. Okay, then I think there is some sort of mistake I have committed while mentioning the value here. It was not 45 something, yes it is 45 something in September 2000, that is the correct value. Then in August 14, 1991, you can say here we were able to gain some sort of strength.
अब देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ क्यों गेन हुई उसके बारे में भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। August 14, 1991 रुपी वॉज वैल्यूड एट 26 रुपीज समथिंग। तो अगर आप बात करेंगे जब देश आजाद हुआ था तो $1 वॉज इक्वल टू ओनली 3 रुपीज 30 पैसे। ठीक है। और अगर आप और भी हिस्टोरिकल टाइम की बात करेंगे तो 1930s में जो $1 था दैट वाज सपोज टू बी सेड कैन अराउंड $1 वाज इक्वल्स टू 1 रुपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हैं इन द 1930s US dollar and moreover the Indian rupee was valued at a same price. But now you can say if you look into the valuation तो हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 80 पे पहुंच गई। तो आप कह सकते हैं 70 प्लस 22, that means not 70, you can say 70 years of this thing and then 22 years here, then you can say in 92 years of our journey our rupee has lost almost 80 times value in comparison to the US dollar। ठीक है, क्योंकि आज अगर आपको $1 परचेस करना है तो देखिए कम से कम आपको 80 रुपए चुकाने हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 1947 या 1930s के कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं आज तक, सो इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज उसकी वैल्यू चाहे मार्केट में 80 है 85 है जो भी है डजेंट मैटर। और उस केस में तो आपको वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बिकॉज इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ रेयर थिंग। बट द पॉइंट इज व्हाट in case if you want to take something out of it then you will be able to get 80 times of whatever you are having। ठीक, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अब देखिए देखने को हमें ये मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ नंबर्स दैट रुपीज कीप ऑन लूजिंग इट्स वैल्यू ऑल द टाइम एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट 80 रुपीज। ठीक, तो देखिए पहले तो ये हिस्टोरिकल बात हो गई। तो हमें इस क्लास में डिस्कस करना है कि क्या आज के टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 79 या 80 पे जो अब पहुंच गए हैं उसको हम कम करके 60, 50, 40, 30, 20 या इस उससे भी कम लेवल के ऊपर ला सकते हैं नहीं ला सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी कंट्री में जब आप बात करेंगे एक्सचेंज रेट फिक्स करने की, दैट मीन्स what are the ways why you can simply provide that how much amount of domestic currency you need to pay to simply buy a 1 unit of foreign currency। ठीक है, कि आपको कितना पे करना पड़ेगा डोमेस्टिक करेंसी के लिए, यानी कि कितने आपको रुपी पे करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग अ डॉलर, यूरो, येन, युआन एंड सो मेनी अदर करेंसीज एट ए ग्लोबल लेवल। ठीक है, देयर आर टू वेज बाय विच द रेट ऑफ एक्सचेंज इज बीइंग फिक्स्ड। द वन इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड रेट सिस्टम and the second is called as a floating rate system or known as a market based rate of exchange system। ठीक है, करंट बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, सो वी आर फॉलोइंग दी सेकेंड वन करंटली। बट अगर आप बात करेंगे 92 93 से पहले की, देन वी वर फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन द फर्स्ट वन इफ यू टॉक अबाउट, इट्स नॉर्मली द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री which basically provides this insight, or they basically fix the valuation that how much amount of rupee you need to pay to buy a foreign currency। अब देखिए 1947 में when we got the independence, initially जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, it was providing the rupee value in comparison to UK pound only। okay, then from 1960s onwards you can say we started providing the value of Indian rupee in comparison to dollar, pound, then German currency, French currency, Japanese currency, and so many other currencies at that point of time। That means from 1916 onwards, the central bank started providing the value of Indian rupee in comparison to something called as a basket of currency, that how much amount of rupee you need to pay to simply buy 1 unit of foreign currency। Getting? अब देखिए फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम के अंदर आप मान के चलिए जो मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट हाउ इट इज बेसिकली हेल्पिंग द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स एट ए ग्लोबल लेवल, कि कैसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल हियर, मान लीजिए देयर इज अ वन पर्टिकुलर थिंग इन आवर कंट्री विच इज बेसिकली प्राइस्ड एट, मान लीजिए वो है 4000 rupees ki, there is something that is valued at 4000 rupees in the Indian currency। okay, imagine the dollar is equals to 80 rupees, that is the rate of exchange। getting? Now
somebody from USA called us, उन्होंने कॉल किया और कॉल करके हमको बोला कि we want to buy this particular thing in our country, that means we want to import it from you. जब वो हमसे इंपोर्ट करें तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली डू द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर जो प्रोडक्ट हम आपसे खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस कितना है. नाउ थिंक यू एज अ बिजनेसमैन, कि आप एक बिजनेसमैन है, तो आप क्या कहेंगे कि 4,000 रुपीज इज अ कॉस्ट टू मी, एंड इफ आई वांट टू सेल इट आउटसाइड, देन सिंपली यू विल डिवाइड दिस विद 80 एंड यू विल से कि सर प्राइस इज हाउ मच. द प्राइस इज $50. Okay, because by converting $50 as per this particular rate of exchange, when somebody will pay you $50 and you will convert it, then how much amount of rupee you will get? You will get 4,000 rupees. तो आपने सामने वाले को बताया कि सर प्राइस इसका $50 है. गेटिंग, आपने एक्सपोर्ट कर दिया. नाउ इन केस ऑफ डिमांड, there is a very simple rule that we have. When the price of something, which is let's suppose 4,000 rupees, will go down, then you can say lot of people who are not able to afford it earlier, they will start buying it, and so many people who are able to buy only limited quantity as something which is basically priced less, then you will be able to buy more. जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि 4,000 रुपीज की चीज 3,000 रुपीज की हो गई, then you can say it will become affordable to lot of people, and more quantity will be purchased by those people who are already buying it. ठीक है. अब देखिए, कॉस्टिंग कम करना तो प्रोडक्ट की बहुत मुश्किल होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंपली रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज आप जानते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ती है. बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, इमेजिन सेंट्रल बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश से एक्सपोर्ट बढ़ाना स्टार्ट करें. So imagine if this is the scenario of fixed rate of exchange system where the central bank will tell you कि आपको एक यूनिट फॉरेन करेंसी के परचेस करने के लिए कितने इंडियन रुपी देने पड़ते हैं. तो सेंट्रल बैंक ने बोला चलो एक काम करते हैं, नाउ यू नीड टू पे फॉर $1 यू नीड टू पे 90 रुपीज. यानी कि हमने जानबूझ के, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ये मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड सिस्टम की, सेंट्रल बैंक ने जानबूझ के क्या किया, इस चीज को अपनी जो हमारी करेंसी थी उसकी वैल्यू को जानबूझ के घटा दिया. ओके, सो इन दिस केस इफ इट इज 90 रुपीज पर डॉलर, सो कैन आई से, अगर सामने वाला मुझे कॉल करके पूछेगा कि सर ये प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करना है, इसका प्राइस क्या है, सो हाउ आई विल बी एबल टू, एंड व्हाट वे आई विल सिंपली कोट द प्राइस. आई विल सिंपली कोट इन दिस वे कि द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट टू मी इज 4,000 एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 90. सो इन दिस केस if I'll divide 4,000 rupees with 90, then you can say the price of the product will come out to $44.44. So I simply quoted a price to them कि sir price है $45. Because earlier, as you can see, when the exchange rate was 80, I was quoting a price of 50. But now as I'm bothered to get only 4,000 rupees, because that is a cost to me which I want to recover, and the rate of exchange is $1 equals to 90, so I'll simply quote a price of 45. अब मान लीजिए, as soon as I will quote a price of $45 to that particular product which I want to export, तो उस केस में होगा क्या, the people over there will start importing more, because जो लोग पहले परचेज कर रहे थे, now they will be able to buy more quantity, and lot of people who are not able to afford it, now they will be able to afford it also. तो मान के चलिए, अगर पहले जब प्राइस $50 था, अगर मैं 100 यूनिट सेल कर रहा था, then how much amount of foreign currency I was able to get in my country when I was selling 100 units, I was getting $5,000 in my country as a foreign currency will come in my country. अब जैसे ही मैंने मान लीजिए सब $45 प्राइस कोस्ट किया, तो मुझे सामने से मान लीजिए I now started selling 125 units. Okay, my export has been increased a lot by 25%. So in this case, when I multiply this with 45, then you can say how much amount of money or how much amount of dollars I will be able to get. When I multiply 125 with 45, then you can say the total dollars which have been coming into my country will be 5625. So in a way, the dollars inflow will increase. तो देखिए पॉइंट क्या है, by making my currency cheaper, I will be able to export more and more outside, because I will be able to make the product cheaper.
अगर वहीं मान लीजिए $1 को अगर हमारा सेंट्रल बैंक 100 रुपीज कर देगा, तो उस केस में द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाउ मच, 4000 divided by 100, the price of the product will be even $40 and I will be able to export even more. पर देखिए इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, what was the main problem with this particular system, कि अगर मैं अपनी करेंसी को चीपर बना रहा हूं, जिसको आप नाम देते हैं समथिंग कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अगर मैं अपनी करेंसी को चीपर बना रहा हूं तो मान के चलिए उस केस में अदर कंट्रीज विल आल्सो डू द सेम थिंग, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएस को, बाकी अलग अलग देशों को, देन चाइना विल आल्सो डू, अदर विल कंट्रीज विल आल्सो डू. सो इन दिस केस यू कैन से इट माइट लीड टू समथिंग कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ currency war between the countries, because what they will do, they will keep on devaluating their currency and it leads to issues at a global level. समझ पा नहीं पा रहे हैं? तो देखिए ये सिस्टम जो है आपका बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता है. That's why you can say when the countries started connecting with each other, they simply start following something called the floating system, or they start following something called the variable, or this market base of exchange rate system. ठीक, जिसके अंदर मान के चलिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होगा. सो इन द मार्केट रेट, दैट इज द सेकंड पॉइंट, वेयर यू कैन से द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी फिक्स्ड एज पर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स किया जाएगा. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखिए जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, डिमांड का मतलब क्या है? वी पीपल इन इंडिया आर डिमांडिंग डॉलर्स बिकॉज वी नीड टू सेंड डॉलर्स आउटसाइड, यानी कि हम लोग डॉलर्स डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉलर्स बाहर भेजना है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर एजुकेशन, यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर टूरिज्म, you want to simply import something from outside. जब import करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. Okay, so in this way you can say we people are demanding dollars because we have to pay it outside. Supply means what? How dollars will come in my country. कि डॉलर्स आएगा कैसे? आने का मतलब क्या है? Let's suppose when you will export from India, when people will simply receive FDI in India, when we will receive foreign portfolio investment in the stock markets of a country, when lot of Indians who are being living outside, they will send the money here in the name of remittance and the other thing. So in a way you can say lot of money will come in our country. तो आप कह रहे हैं सप्लाई का मतलब है डॉलर इंडिया में कैसे आएगा, और डिमांड का मतलब यह है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो डॉलर को बाहर भेज देंगे. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देखिए डिमांड के केस में क्या है, सिंपल सा लॉजिक अगर हम यहां पे लगाते हैं तो देखिए इसका मतलब क्या है. जैसे भी पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने बात करी कि अगर मैं बात कर रहा हूं डिमांड की, ठीक, और मैं बात कर रहा हूं सप्लाई की, तो यहां पे मान के चलिए अगर मैंने जैसे वहां पे बात करी एक्सपोर्ट की, अब देखिए यहीं पे अगर मैं एक एग्जाम्पल और ऐड कर दूं फिक्स वाले के अंदर, यहीं पे मान लीजिए अगर मुझे इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना है, इफ आई वांट टू इंपोर्ट समथिंग इन केस ऑफ माय कंट्री, ठीक, इंपोर्ट के केस में देखिए क्या है, मान लीजिए मैंने बाहर वाले को किसी को कॉल किया यूएसए में कि सर आई वांट टू सिंपली बाय दिस थिंग इन फ्रॉम योर कंट्री, तो उसने मुझे बोला कि सर प्राइस है $100, ठीक है, और मान लीजिए रेट ऑफ एक्सचेंज है 80. अब उन्होंने मुझे $100 प्राइस कोट किया, तो मैं कहूंगा दैट इन इंडियन करेंसी दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू कॉस्ट मी 8,000 रुपये. मैंने इंपोर्ट कर लिया, देश में आ गया. अब देखिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे रुपये की वैल्यू $1 को 90 पे लिया है, जब सेम $100 की चीज मैं इंडिया में इंपोर्ट करूंगा तो आप क्या कहेंगे, नाउ इफ आई नीड टू इंपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, द मनी दैट आई नीड टू पे और आई नीड टू कन्वर्ट विल बी 9,000 रुपीज, बिकॉज टू गेट $100 आई नीड टू कन्वर्ट 9,000 रुपीज एंड देन आई विल बी एबल टू गेट $100. तो कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे यहां पे आपने रुपये की वैल्यू को घटा के एक्सपोर्ट को सस्ते कर दिए थे, वैसे ही देखिए आपके जो इंपोर्ट्स हैं यहां पे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट मींस व्हेन द रुपी विल लूज वैल्यू, योर इंपोर्ट विल गेट एक्सपेंसिव एंड योर एक्सपोर्ट्स विल गेट चीपर. तो कहने का मतलब क्या है, आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर इन दिस सिनेरियो. Are you getting what I am trying to say? So in this way, the things will basically simply changed. अब देखिए यहीं पे अगर हम बात करें डिमांड की,
तो डिमांड आप डॉलर से कर रहे हैं क्योंकि आपको लेट सपोज बाहर से इंपोर्ट करना, दैट यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग इन इंडिया। आपको पता है अगर $1 80 है और अगर $1 90 हो जाएगा तो उस केस में आपके इंपोर्ट्स जो है दैट विल बेसिकली गो डाउन, जो अभी हमने बात करी, बिकॉज आपके इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। एंड सेम थिंग व्हेन इट विल कम हियर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, इफ यू टॉक अबाउट, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट विल बेसिकली इंक्रीज, यस नो, बिकॉज द प्रोडक्ट्स विल गेट चीपर, अभी जो हमने एग्जांपल में बात करी। तो देखिए हमारा जो डिमांड कर्व बनता है व्हेन इट कम्स टू द रेट ऑफ एक्सचेंज, तो 80 पे आई वाज डिमांडिंग this much quantity. So here you have a rate of exchange and here you have the quantity. At 90 you can say what happened, my demand will go down, so I will demand comparatively less here. But अगर मान लीजिए वहीं पे वो 70 हो जाएगा then I will start demanding more because the product will get cheaper. तो इन तीनों पॉइंट को जब आप when you will simply jot it down, then you can say you will find there is a नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। और वहीं पे अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, तो जब आपका रेट ऑफ एक्सचेंज 80 था, यू आर एबल टू एक्सपोर्ट दिस मच, नाउ इट इज 90, यू आर एबल टू एक्सपोर्ट मोर बिकॉज यू नो दिस थिंग, योर प्रोडक्ट विल गेट चीपर। तो उस केस में जो आपका सप्लाई कर्व बनता है दैट इज बेसिकली इन दिस वे। तो सिंपल तरीका क्या है, देखिए जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, देयर यू कैन से द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी फिक्स्ड। तो जैसे भी मान लीजिए ये है हमारा 80, सो दैट इज अ डिमांड कर्व एंड दैट इज योर सप्लाई कर्व। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए किस केस में हमारे रुपी की वैल्यू गेन करेगी, दैट मीन्स आवर रुपी विल गो फ्रॉम 80 to 75 to 70, 65, 60 and so on. That means our rupee will get stronger. देखिए गेन केवल दो हालत में होगा। देखिए आपने जैसे अगर नोटिस किया होगा, अगर हम बात करें अपनी पढ़ाई की, क्लास में जो टॉपर होता है, ठीक है, अगर आपको उससे आगे निकलना है तो इमेजिन दैट टॉपर इज यूएसए, ओके, एंड द अदर स्ट्रगलिंग कैंडिडेट इज व्हाट, लेट्स सपोज इंडिया। देखिए दो चीजें हैं, अगर आपको टॉपर से आगे निकलना है तो आपको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा दैट यू नीड टू परफॉर्म एक्सट्रीमली बेटर इन कंपैरिजन टू टॉपर, सो दैट यू विल बी एबल टू गेन मार्क्स एंड यू विल गो अहेड। गेटिंग? या दूसरा तरीका क्या है कि जो टॉपर है उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाए, ठीक है, अगर उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो पुअर परफॉर्म करेगा तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर टॉपर you will be basically poor in a good position। या तो टॉपर कम अच्छा परफॉर्म करे या फिर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो हम आगे निकल सकते हैं। और या फिर देखिए तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि टॉपर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट यू विल बी एबल टू गो अहेड ऑफ द टॉपर। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारे रुपी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है देन व्हाट वी नीड टू डू, we need to make our dependency on the imports to go down। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी चीज को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके, यानी कि अगर मुझे इसको 80 से 70 60 लाना है तो उस केस में क्या है, अगर डॉलर्स की सप्लाई मेरे देश में बढ़ जाए, एंड हाउ, और डॉलर की सप्लाई देखिए कैसे बढ़ेगी, जब इंडिया बहुत स्ट्रांग हो जाए एक्सपोर्ट करने में, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़े, और हमारे इंपोर्ट कम हो जाए या फिर ना बढ़े, एफडीआई बहुत तेजी से इंडिया में आए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इनफ्लो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स खूब इन्वेस्ट करें, बाहर जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं एनआरआई वगैरह, वो हमारे देश में खूब डॉलर्स भेजे, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर डिमांडिंग। तो उस केस में देखिए हमारा रुपी की वैल्यू हो जाएगी 70 एंड इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक तरीका तो देखिए ये है कि हमारे रुपी की वैल्यू इस तरह से बढ़े कि हम अच्छा करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको टॉपर से आगे निकलना है तो टॉपर है यूएसए, अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आप अच्छा परफॉर्म करें। और दूसरा तरीका देखिए क्या है कि अगर जो ऑलरेडी टॉपर है, अगर वो परफॉर्म अगर अच्छा ना करे, तो उस केस में क्या होगा, देन यू कैन से whatever
थिंग्स विच वी आर बीइंग डिमांडिंग फ्रॉम देयर, यानी कि जो भी चीज़ हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर यूएस के प्रोडक्ट बेकार हो जाए, ठीक है, उनके अच्छे यहाँ पे और उनसे बेहतर हम यहाँ पे करने लग जाए, ठीक, या फिर हम उतना ही करते रहे और यूएस हमसे अच्छा परफॉर्म ना करें इन कंपैरिजन, तो क्या होगा कि when these people are not performing well and do not like their product, then what happen, the demand for their products will go down and that means we will demand less dollar. तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए अब नया इक्विलिब्रियम यहां बन गया, ठीक है. तो इन दिस केस व्हाट हैपन, इफ द सप्लाई इज बेसिकली बीइंग काइंड ऑफ सेम एंड इन दिस वे देन रूपी विल अगेन गेन स्ट्रेंथ हियर, गेटिंग. तो देखिए दो तरीके. अब आप कह सकते हैं 1947 से लेके आज तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम रूपी जो हमारी अपनी इंडियन करेंसी है उसके कंपैरिजन में, इफ यू टॉक अबाउट यूएस डॉलर, वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओके, इफ यू सी इन केस ऑफ आवर कंट्री, आर इंपोर्ट्स आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, यानी कि हम जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं और उतनी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो चीज महंगी हो जाएगी. अब देखिए अगर मैं डॉलर मांग रहा हूं और उतने डॉलर देश में नहीं आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, रुपये की वैल्यू कम होगी. सो इमेजिन people are demanding $100 but we have only $80 to provide. तो उस केस में क्या होगा, जो $80 हैं इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. क्यों? बिकॉज पीपल आर बीन डिमांडिंग इट अ लॉट. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो देखिए हमारी करेंसी करंट टाइम में इतनी वैल्यू क्यों लूज कर रही है, वाई द इंडियन रुपी इज बीइंग लूजिंग लॉट ऑफ वैल्यू. देखिए सिलसिला स्टार्ट हुआ करेंसी के तेजी से प्राइस कम होने का कोविड-19 पेंडेमिक के साथ साथ. आप जानते हैं 2020-21 में इंडिया का जो जीडीपी है वो नेगेटिव, यानी कि हमारे जीडीपी में जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी. व्हाइल इन केस ऑफ यूएसए देयर ग्रोथ रेट वाज, दो इट वाज वेरी लो बट इट वाज स्टिल पॉजिटिव इन दैट सिनेरियो. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड, as we kind of go down and they are basically kind of still going in a flat or little bit up way, then what happened, हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स थी, आप कह सकते हैं जो भी इश्यूज थे, उसके कंपैरिजन में मान के चलिए when they perform comparatively better then still you can say the dollars gained strength here. ठीक है. अब उसके बाद मान के चलिए जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी बेटर हुई, थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हुई, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो आप जानते हैं अभी जीडीपी के नंबर आए हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी 13.5% से ग्रो करी है एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट. क्योंकि आप जानते हैं लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम थी, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर वाज दी डेल्टा वेरिएंट वाज देयर ऑफ द कोविड-19 and because of that massive amount of lockdown was there in the country. Despite you can say there was a lower base in case of our country for the first quarter of 2022-23 growth, still our GDP grew by only 13.5%. People were expecting that India's GDP growth rate will be around 15% plus. So that means we didn't perform well in comparison to the expectation. तो वही बात आती है जब आप एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें हैं और हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या है कि हमारी करेंसी को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई. अब देखिए करेंसी की वैल्यू गेन होगी जब सप्लाई ज्यादा होगी और आप डिमांड कम करें. दैट मीन्स व्हेन द सिचुएशन विल बी अपोजिट, व्हेन पीपल आर बीइंग डिमांडिंग $100, ओके, एंड यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ लेट्स सपोज $120, तब आपकी करेंसी की वैल्यू गेन होगी. यानी कि जब डॉलर ज्यादा इंडिया में आएगा और कम इंडिया से बाहर जाएगा तो मान के चलिए आपकी करेंसी की वैल्यू गेन होगी. पर देखिए वहीं पे अगर मैं आपको इस साल की कुछ सिचुएशन के बारे में दिखाऊं तो आई विल गिव यू सर्टेन नंबर. स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें, जनवरी से जून 2020 की बात करें तो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप मान के चलिए उन्होंने हमारी मार्केट से 2,17,358 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं. दे हैव टेकन आउट ऑलमोस्ट 2,17,358 करोड़ रुपीस इन द फर्स्ट 6 months. यानी कि डॉलर्स आने की जगह ज्यादा जा रहे हैं. दैट मीन्स दे आर बीइंग बाइंग लेस सिक्योरिटी इन केस ऑफ आवर कंट्री इन कंपैरिजन टू दे आर बीइंग सेलिंग मोर. तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा भी होगा तो हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरेगी और वो आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट इज वेरी मच वॉलेटाइल करंटली, कमिंग गोइंग कमिंग गोइंग कमिंग गोइंग. एंड ऑन 1 July 2022
in just one day they took almost 261 crore out. That is what the data I'm having currently with me. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें होना चाहिए क्या कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा आए और डिमांड हम कम करें, यानी कि वी नीड टू ब्रिंग मोर डॉलर्स इन अ कंट्री इन कंपैरिजन टू सेंडिंग इट आउटसाइड, वो अपोजिट रहा है। इसलिए मान के चलिए रुपये की वैल्यू और ज्यादा गिरती जा रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एफडीआई इनफ्लोज बिटवीन अप्रैल टू जून 2021 वाज 17.56 बिलियन, पिछले साल की बात करें तो। ठीक है, सोचिए उस टाइम की बात कर रहा हूं जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब थी। ओके, that time even we received an FDI of 17.56 billion US dollar, but if you see currently the FDI inflow has been reduced, though the things are normal currently, it is 16.58 billion. That means there is a decrease of 6% here in case of FDI inflows. तो कहीं ना कहीं मान के चलिए जो सेंटीमेंट्स हैं हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स के, that is not very much favorable in this scenario. That's why you can say we are losing value. अब देखिए यहीं पे अगर मैं आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं, सो देखिए ये जो नंबर्स हैं दैट इज द नंबर्स आई एम हैविंग फ्रॉम द डेटा गिवन बाय द पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एंड द डेटा इज ऑफ जुलाई 2022। अब देखिए यहां पे आपको टेबल्स देखने को मिलेंगी, इन टेबल्स में ध्यान से देखिए कि जुलाई 2022 और जुलाई 2021 के मुकाबले अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, so as you can see exports will bring dollar, it was 35.51 and that is 35.24 billion. There is a negative growth of how much? minus 0.676%. वहीं पे सर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए in July 2021 it was 46.15 billion, that is increased to 66.26. तो ये 43% की ग्रोथ है इंपोर्ट में, सोचिए। That means again we are bringing less dollars and we are being sending more dollars outside. That's why हमारे रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं। वहीं आगे देखिए इंडिया टोटल ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, तो ये तो केवल जुलाई का डेटा है। अब अप्रैल से जुलाई का डेटा देखिए, दैट मींस द फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ्स इफ यू टॉक अबाउट, एक्सपोर्ट 156.41 व्हिच वाज लास्ट ईयर 131.06, दैट मींस देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ 19% हियर। बट सर इंपोर्ट देखिए जरा, अप्रैल जुलाई 2021 173.12 बिलियन, that increased to almost 256.43 billion, increase of 48% here। दोनों में कंपैरिजन करके देखिए। अगर आप बात करें नॉन मर्चेंडाइज में, नॉन अदर गुड्स की, एक्सपोर्ट देखिए यहाँ पे 29 से 29.82, देयर इज अ फ्लैट ऑफ 0.8% ग्रोथ, बट इफ यू टॉक अबाउट इंपोर्ट 33.74 to 45.18, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 33.7% here। वहीं पे अगर आप बात करेंगे और एक्सपोर्ट्स की अप्रैल से जुलाई से, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट ग्रोथ इज 10 एंड हेयर इंपोर्ट ग्रोथ इज 34.35%। वहीं पे अगर और बात करेंगे कुछ और प्रोडक्ट्स की, तो एक्सपोर्ट देखिए 1.24% ग्रोथ, इंपोर्ट ग्रोथ इज 42.88%। वहीं पे और आगे बढ़ेंगे आप देखिए तो एक्सपोर्ट में देखिए 10.73, 36.93% ग्रोथ इन केस ऑफ इंपोर्ट। और वहीं पे आप बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ top 10 major commodities group in July 2021, and if you compare with the July 2021, then overall if you see there is a negative growth of minus 0.76%. Getting what I'm trying to say? So in a way our country is currently not performing well. So as per the expectation, you can say the things are not going in our favor, and that's why you can say our rupee is keep on losing value. हमारा रुपी वैल्यू गिरता जा रहा है। अगर देखिए चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी, दैट मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे जो एफडीआई है वो इंडिया में नहीं बढ़ती है, अगर स्टॉक मार्केट में इनफ्लोज बाहर से नहीं बढ़ेगा, रेमिटेंसेस हमारे और नहीं बढ़ेंगे, हमारे इंपोर्ट कम नहीं होंगे, लाइक इन केस इफ आर मेक इन इंडिया कैंपेन विल बी काइंड ऑफ a success, and we will be able to simply substitute the imports by the locally manufactured goods, तो उस केस में मान के चलिए तो स्लोली वी विल बी एबल टू गेन स्ट्रेंथ। अब देखिए पॉइंट ये है, अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो बात करते हैं अमृत काल की, ओके, टॉकिंग अबाउट द अमृत काल समथिंग।
अगर मान के चलिए इसी तरह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमृत काल में परफॉर्म करते गए कि हर साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 10%, 15%, 10%, 15%, दैट सी वी ओनली रीच टू द ग्रोथ लेवल ऑफ 10% ओनली वंस, बट मान के चलिएगा 10% से भी हम ग्रो करते चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स कंटिन्यूअसली, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करते जा रहे हैं, तो उस केस में मान के चलिए देन आर रुपी विल स्टार्ट गेनिंग वैल्यू। और जब 90 साल के अंदर $1 1 था और 80 रुपए पे आ गए हैं, तो मान के चलिए अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और यूएस बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, दे आर परफॉर्मिंग वर्स्ट, इमेजिन दैट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मान के चलिए अगर मैं कहता हूं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हैं, 10% से ग्रो कर रहे हैं, ओके, एंड दे बी परफॉर्मिंग ओनली 2%, 1%, 2% एज अ जीडीपी ग्रोथ। तो मान लीजिए अगर हम 10% से हम ग्रो कर रहे हैं और 2% से वो ग्रो कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली मान के चलिए अगर हम 8% से बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी इसी तरह से काम करती जाएगी, तो यू कैन से इन 1 ईयर इफ यू आर गोइंग टू गेन स्ट्रेंथ ऑफ 8% इन अ करेंसी वैल्यू, जो कि देखिए टिपिकली लॉजिक ऐसे नहीं चलते हैं, मैं तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 80 है और 8% के हिसाब से हम यहाँ पे गेन कर गए एक साल के अंदर वैल्यू, सो इमेजिन इट विल बी 6.4, दैट मीन्स द रुपी वैल्यू विल रीच टू द लेवल ऑफ अराउंड 73, 74, ठीक है। और आगे चलते जाएंगे तो मान के चलिए 15-20 साल, 15 to 20 ईयर्स यू कैन से दैट वी विल बी इन अ गुड पोजीशन, बट आप जानते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से ये पूछे कि सर क्या वो दिन फिर से आएगा जो नॉर्मली क्लास में स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर क्या $1 80 रुपीज के आसपास जो अभी है, क्या वो कभी फिर से ऐसी कंडीशन में पहुंच पाएगा, देन देयर इज ओनली वन आंसर टू इट, इट इज पॉसिबल। पॉसिबल इन व्हाट केस? अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, इवन मोर देन दैट, देन सर्टेनली वी विल बी एबल टू डू गुड एंड आवर रुपी विल गेन स्ट्रेंथ। और अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करें and their GDP will be kind of stagnant, they're not having lot of growth and the other, then still you can say there is a problem। क्योंकि देखिए अगर आप ग्रोथ में भी कंपैरिजन करेंगे ना, अगर मान लीजिए हमारा जीडीपी जो है अराउंड 3500 बिलियन का है, ठीक है, और हम 10% से ग्रो कर गए, तो हमारा जीडीपी नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा दैट विल बी 0.583850, दैट मीन्स 3.8 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए अगर यूएस का जीडीपी 25,000 बिलियन है और अगर वो 2% से भी ग्रो कर गया, दैट मीन्स दे आर बीइंग ग्रोइंग बाय 500 बिलियन $, दैट मीन्स देयर जीडीपी विल बी मच मच हायर, और दैट इज दे आर एडिंग मोर वैल्यू टू देयर जीडीपी इन केस ऑफ इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री। तो मान के चलिए कंपटीशन बहुत कोई सिंपल और आसान नहीं है, दैट इज विद समबडी हु इज ऑलरेडी यू कैन से अराउंड 8 to 9 times bigger in comparison to our country, ठीक है। बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम जर्मनी को डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वी कैन ऑल्सो क्रॉस जापान, बट दैट इज डू रिमेंबर इन केस ऑफ जीडीपी नंबर, नॉट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी एट अ ग्लोबल लेवल। अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको मार्केट बेस्ड सिस्टम समझाया, उसी तरह से मान के चलिए जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू है, in the same way we are also fixing the value for euro, British pound, Australian dollars, UAE dirham, New Zealand dollars and the other। और हर केस में देखिए our currency is basically weaker, okay, and only in case of Japanese yen you can say here there is something, the situation is different, okay। why it is different you will get to know, like अगर कभी हमने आगे डिस्कशन करी इस बारे में तो आपको ये भी पता लग जाएगा। तो देखिए आंसर क्वेश्चन का सिंपल सा ये है कि पॉसिबल है अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें कंटिन्यूअसली, नॉट फॉर 1 to 5 ईयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट फॉर 20, 30 और इवन मोर देन दैट टाइम पीरियड, देन यू कैन से आवर करेंसी विल गेन वैल्यू एंड वी माइट बी एबल टू रीच टू द लेवल ऑफ, still I would say we will be able to reach to the value of 40-50 rupees $, okay, in comparison to $1 40-50, otherwise that is again being kind of very very difficult। but जिस तरह से सिचुएशन चीजें चल रही हैं देश के अंदर, मैं मान के चलिए आई एम नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में मुझे आपको इतना ही बताना था कि हमारी रुपी वैल्यू क्यों लूज कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, बिकॉज द डिमांड इज मोर देयर and the supply is not, and that's why you can say the currency is losing value, which is known as a depreciation of our Indian currency।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, डीवैल्यूएशन जो वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर बीइंग यूजिंग दिस वर्ड इन केस ऑफ market based system. Getting what I'm trying to say? So that is all I need to tell you about today's class. We'll meet soon, but before this, as you know, Doubt Darbar is going on. So on September 13 and 27 you can have for history and geography. Time is 5 p.m. and 14 September, 28 September you have for economy, environment and science and technology. Wednesday 5 p.m. and September 15 and 29 you will get for polity, current affairs and IR 7 p.m. Okay, and that is all I want to tell you about this thing. So as you know, from 8th of September I have started my course for the purpose of those students who have been preparing for 2023 prelims, okay, and 2024 prelims. And from 10th of October onwards I am going to start a comprehensive course for economics, which is very, very important for both prelims as well as mains point of view for those people who are preparing for 2023 and 2024. Okay, so you can simply follow me on my YouTube channel. Also you can also follow me on my Telegram channel, and you can also follow me on Instagram. Okay, you can simply need to search my name over there. In case of YouTube, Pratik Gupta. In case of Telegram, you need to search for Indian Economy for IAS by Pratik Gupta, and in case of Instagram it's Pratik_Gupta_economics that you can search. Chaliye, thank you very much, take care and bye bye.